नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर चिराग और अब्दुल दोनों ही अब रोहित से मिलने के लिए उसके कमरे में आते हैं। रोहित यहाँ पर उस किताब को खोलने ही वाला था कि वो दरवाजे को नॉक कर देते हैं। इधर अब रोहित भी सोचता है कि आखिर वो इस किताब को कब पढ़ पाएगा, जब वो भी यहाँ पर काफी इरिटेट हो जाता है। इधर अब जब यहाँ पर अब्दुल और चिराग दोनों ही अंदर आते हैं तो उनके हाथ में एक फाइल थी। उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए अब चिराग कहता है, ये प्रत्युष दीवान का डाटा है जो आपने हमें कलेक्ट करने के लिए कहा था। देखिए किंग, उसमें हमें तो कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि वो करीब 10वीं क्लास में होंगे जब उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। और उसके बाद तो यहाँ पर फिर खुद उन्होंने अपने दम पर बिजनेस सेटअप किया था कनाडा में, और करियर को सेट करने में ही वो काफ़ी बिजी हो गए थे। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि उस समय बस उन्हें अपनी करियर के बारे में ही लगी हुई थी। अब रोहित बड़े ही ध्यान से चिराग की बातों को ही सुन रहा था। उसे यहाँ पर पता नहीं क्यों फिर भी प्रत्युष दीवान का यहाँ पर डाटा इतना साफ दिखाई देते हुए भी उसे फिर भी शक हो रहा था। और अब यहाँ पर वो कहता है, इसके अलावा कुछ और पता चला है क्या चिराग? देखो, तुम दोनों को अगर कुछ भी पता है तो मुझे अभी के अभी बताओ। ये सुनते ही अब चिराग कहता है, किंग, अब तक हमें जितना भी कुछ पता था वो सब कुछ इस फाइल में है जो हमने इसमें कलेक्ट करके रखा हुआ है। आपको इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए है क्या किंग? क्योंकि देखिए, हमें तो उसका डाटा बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा है। हमें तो उसके इसे देखकर कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं है। चिराग की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अब्दुल अगर ऐसा है तो देखो, भले ही ये डाटा इतना क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अभी अंडरग्राउंड होकर प्रत्युष दीवान के ऊपर अपनी नजर बनाए रखो। देखो, उसे बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डाटा जितना क्लियर लग रहा है मुझे वो ये शख्स उतना ही सातिर नजर आ रहा है। उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हो। अब आई हैव अ गट फीलिंग देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो हमारी आंखों से अभी भी छुप रहा है। पता नहीं क्यों मुझे वो आदमी इतना सीधा नजर नहीं आता। किंग की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, क्या बात है किंग, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको उन्हें लेकर किसी तरह का कोई संदेह है, या कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप उनके बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने भी प्रत्युष दीवान को देखा है किंग, लेकिन उन्हें देखकर मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। चिराग की इस बात पर अब रोहित कहता है, देखो, तुम लोग खुद सोचो ना एक बार। शीला मर्डर केस के बारे में तो तुम लोग भी अच्छी तरह से ही जानते हो ना। शीला मर्डर केस बिल्कुल ओपन और शट केस था, जिसमें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया ने खुद ही उसके मर्डर केस को एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्होंने उसका मर्डर किया है। उन्होंने खुद ही जाकर सरेंडर किया था। उसके बाद इस केस में ऐसा उलझने वाला कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा देखा जाए तो कोई भी एडवोकेट इस केस को जीत सकता था, क्योंकि राजीव ने जब खुद अपने गुनाह को अपने आप कबूल किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एडवोकेट होगा जिसे इतनी काबिलियत की जरूरत होगी। एक नॉर्मल एडवोकेट इसे बिना किसी सबूत के जीत सकता था, क्योंकि यहाँ पर राजीव गुलेरिया की गवाही उसके लिए काफ़ी थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब राजीव गुलेरिया ने इसे शीला के मर्डर को कबूला था, तो उस समय तो किसी को ये भी नहीं पता था कि राजीव गुलेरिया का एडवोकेट कौन है। हाँ, वो बात अलग है। मैं मानता हूँ कि महेंद्र पीरामल एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं। उनका सब जगह बहुत ही नाम है, वो एक काबिल वकील हैं। लेकिन तब तक तो महेंद्र के बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता था ना। तो अब ये बात तो खुद राजीव गुलेरिया भी नहीं जानते थे कि महेंद्र उनका केस लड़ेंगे।
और देखो, जितना मैं जानता हूँ, जिस वकील को उन्होंने किया था वो कोई छोटा मोटा वकील नहीं था चिराग। वो एडवोकेट रावत सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का भी एक बेस्ट वकील है। सोचो, उन्हें इतने हाई फाई एडवोकेट को हायर करने की क्या जरूरत थी, जबकि यहाँ पर ये केस तो सीधा सा एक नॉर्मल वकील भी जीत सकता था। आखिर उन्होंने ये सब क्यों किया? इसलिए मुझे कुछ न कुछ तो उसके ऊपर डाउट हो रहा है। वो इंसान जरूर कुछ न कुछ दिखने में ज्यादा है और वो सोचने में कुछ और ही सोच रहा है। जितना सीधा वो नजर आ रहा है उतना सीधा वो है नहीं। कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने से छिपा हुआ है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, ठीक है किंग, मैं बहुत जल्द अब अपने आदमियों को प्रत्युष दीवान के ऊपर नजर बनाए रखने के लिए कहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम उसकी सारी की सारी कुंडली को और भी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है, लेकिन देखो अब्दुल, इस काम में रिस्क भी है क्योंकि प्रत्युष दीवान कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस काम को करते वक्त तुम या तुम्हारे आदमी पूरी तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके बारे में कुछ भी जानने के लिए किसी की भी जान हो या माल को किसी भी तरह का कोई भी खतरा हो। रोहित की ये बात सुनते ही अब्दुल हाँ में अपना सिर हिलाता है और अब यहाँ पर अब रोहित कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और जाकर आराम करो। इस बात पर अब वो दोनों अपनी जगह से उठकर अब रोहित को ग्रीट करते हैं और अब वो ग्रीट करते हुए अब रोहित के रूम से चले जाते हैं। जैसे ही चिराग और अब्दुल दोनों ही अब रोहित के कमरे से गए तो रोहित फिर से अब अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है और वो अब यहाँ पर अब अपने रूम की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर अब यही सोचता है, आखिर ये प्रत्युष दीवान क्या छिपा रहा है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ सोच कर ही शीला से शादी की होगी, क्योंकि शीला के बारे में तो जरूर ये कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। शीला कोई ऐसी वैसी औरत तो नहीं थी अभी, लेकिन अब इसके बारे में जानना मेरे लिए और भी जरूरी हो गया है। अब यहाँ पर एक तरफ रोहित अपने ही सोच में था तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका की गाड़ी भी अभी किंग के पैलेस में फाइनली आकर रुकती है। अनिका की गाड़ी जैसे ही किंग के पैलेस में पहुंचते हैं तो अनिका अब यहाँ पर बेसमेंट में आकर अब अपनी गाड़ी को पार्क कर देती है और अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद वो उसकी खिड़की को खोलकर बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद अब वो यहाँ पर एलिवेटर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो एलिवेटर की तरफ जाती है, वहां जाने के बाद अब एलिवेटर में खड़े होकर वो सीधे ही यहाँ पर टॉप फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी। अनिका को अच्छी तरह से पता था कि किंग का रूम टॉप फ्लोर पर ही है, इसलिए वो सीधा ही वहां का ही बटन प्रेस करती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही लिफ्ट यहाँ पर टॉप फ्लोर पर पहुंचती है तो जैसे ही लिफ्ट खुली तो अब अनिका अपने कदमों को यहाँ पर किंग के कमरे की तरफ आगे बढ़ा देती है। कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब अनिका जैसे ही रोहित के रूम में के बाहर आती है तो अब वो रोहित के दरवाजे को नॉक करने लगती है। इधर थोड़ी देर के बाद रोहित, जो कि अभी अपनी बालकनी में प्रत्युष दीवान के बारे में ही सोच रहा था, जैसे उसे फिर से अपने दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है तो रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रोहित जानता था कि अभी चिराग और अब्दुल तो यहाँ से गए हैं तो वो दोबारा तो अब यहाँ पर नहीं आएंगे, हो ना हो जरूर अनिका ही यहाँ पर आई होगी। इसलिए अनिका के बारे में ही सोचकर उसके चेहरे पर ही स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपने ख्यालों से निकलकर जल्दी से दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। रोहित ने जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खोला तो सामने इधर रोहित को देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ रोहित भी अब अनिका को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन इससे पहले वो अनिका को कुछ कहता, अनिका खुद ब खुद ही रोहित को भी यहाँ पर अपने आगे से साइड में करते हुए अब कमरे के अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद वो यहाँ पर खुद ही दरवाजे को बंद कर देती है। इधर अनिका को अपने सामने देखकर रोहित अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अब उसे एक जोर का हक कर लेता है।
अनिका को जोर का हक करते हुए ही अब रोहित कहता है अब वक्त मिला है अनिका, हाँ मुझसे मिलने का। ये इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका यहाँ पर गुर गुर कर रोहित को देखती है और अब वो रोहित को एक हल्का सा धक्का देते हुए ही कहती है अच्छा तो आप कौन सा कम है मिस्टर मारवा? हाँ आपने कौन सा मुझे कई बार फ़ोन किए हैं। इवन आपने तो मुझे एक बार भी फ़ोन करके यहाँ आने के लिए नहीं किया कहा। वो तो मिस्टर मारवा मैं यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। और वैसे भी वो बात मैं अभी भूली नहीं हूँ कि जब मैं आपसे ये लोकेशन मांग रही थी तो आपने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तो इसलिए मिस्टर मारवा अभी आप दूर ही हटिए। इधर अनिका की इस बात को सुनकर रोहित समझ जाता है अनिका अब उससे नाराज हो गई है। हालांकि अनिका ये सब कुछ रोहित को चिढ़ाने के लिए ही कह रही थी। और रोहित अब यहाँ पर आओ देखता है ना ताओ, वो जल्दी से अब फिर से अनिका के पास आ जाता है और अब अनिका के हाथ को पकड़कर उसके हाथ को अपनी तरफ खींचता है। इधर जैसे ही रोहित ने अनिका के हाथ को खींचा तो अनिका सीधा ही रोहित की बाहों में आ जाती है। और इधर अनिका के बाहों में आते ही रोहित अब अनिका की फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना अनिका कि मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता हूँ। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तो तुम अच्छी तरह से ही जानती हो ना। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ पता है मिस्टर मारवा, लेकिन मैं फिर भी आपने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है क्योंकि मुझे अपनी अनिका का पता है कि उसे चैलेंजेस बहुत ही पसंद है, तो बस मैंने तो तुम्हें ये एक चैलेंज दिया था अनिका। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है मिस्टर मारवा, अगर आप यही कह रहे हैं तो यही सही, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं, तो आप एक बार धनंजय पापा के बारे में भी सोचिए ना। हाँ आप धनंजय पापा को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे वो आयशा माँ से मिलने के लिए ना जाने कितनी ही कोशिशें कर चुके हैं। वो आयशा माँ को याद करते हैं मिस्टर मारवा, तो आप उन्हें आयशा माँ से मिलने दीजिए। हाँ इस बात पर अब रोहित कहता है अनिका ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये तो तुम भी जानती हो, क्योंकि धनंजय पापा को मैं वहाँ पर नाना जी के पैलेस में भेज नहीं सकता हूँ। और अनिका तुम अच्छी तरह से जानती हो कि बच्चे और माँ दोनों अब वहीं पर ही सेफ हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन क्या है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। जब तक उस नेत्रा का की मृत्यु का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक यहाँ की सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को उन बच्चों को और माँ को यहाँ आना चाहिए। अब इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो गलत है ना मिस्टर मारवा कि धनंजय पापा को इस तरह से रहना पड़ रहा है। अरे एक तो इतने सालों के बाद वो यहाँ पर कोमा से बाहर आए और उसके बाद भी वो माँ के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ये तो उनके साथ और भी जाती हो रही है ना अनिका मिस्टर मारवा। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है अनिका मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ और साथ में पापा के दुख को भी, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिलाती है और अब वो कहती है ठीक है मिस्टर मारवा, आपको जो लगे आप वो कीजिए। मैं अब काफ़ी थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले चेंज कर लूँ। ये सोचकर अनिका जैसे ही अब इधर बाथरूम की तरफ जाने लगती है तो वो यहाँ पर वापस से फिर से रोहित की तरफ मुड़ती है और कहती है वैसे चेंज करने से याद आया मिस्टर मारवा, मेरे लिए क्या यहाँ पर कपड़े हैं, क्योंकि अपने लिए कपड़े तो मैं लेकर ही नहीं आई। अनिका की इस बात पर अब रोहित उसे कहता है अनिका तुम इस पैलेस की कवीन हो, क्योंकि ये पैलेस किंग का है और तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम यहाँ की कवीन हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हारे कपड़े जरूर होंगे। क्यों नहीं होंगे तुम्हारे ये कपड़े? जाओ तुम जाकर चेंज करो। ये सुनते अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो बाथरूम की तरफ ना जाकर सीधा ही सबसे पहले कबर्ड के पास आ जाती है और कबर्ड के पास जाकर अब वो अपने कपड़े निकाल कर अब बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। अनिका जब यहाँ पर बाथरूम में जाती है तो वहीं रोहित भी अब अनिका को बाहर से ही कहता है मैं भी साथ में आऊँ क्या अनिका? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर मारवा। और वो ये कहते हुए ही अब यहाँ पर अब बाथरूम को और भी अच्छी तरह से लॉक कर देती है। इधर वहीं रोहित भी यहाँ पर अपने रूम में टीवी स्क्रीन को अब और ऑन करके बैठ जाता है ताकि उसे यहाँ पर पता चल सके कि आखिर मनाली में अब क्या क्या अपडेट है। वहाँ पर कुछ शांत हुआ या वहाँ की सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो गई है। जैसे ही रोहित ने यहाँ पर टीवी को ऑन किया, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर अब उन्हें मनाली की ही न्यूज़ के बारे में बता रहे थे और वही साथ में ही जहाँ इसे जहरीली गैस के पेशेंट पाए गए थे उनकी न्यूज़ भी यहाँ पर रोहित के ही सामने थी। कुछ तो मनाली में यहाँ पर काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पर अब उन्हें और भी बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। इधर रोहित बड़े ही ध्यान से अब इस न्यूज़ को सुन रहा था। इधर अब तक अनिका भी शावर लेकर वापस से यहाँ पर कमरे में आ जाती है और जब अनिका की नज़र यहाँ पर टीवी पर चल रही न्यूज़ पर जाती है तो अब वो भी यहाँ पर रोहित के बगल में ही आकर बैठ जाती है और अब वो बड़े ही ध्यान से अब न्यूज़ को देखने लगती है। इधर कुछ देर तक जब वो दोनों ही उस न्यूज़ को सुन रहे थे उसके बाद अब यहाँ पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा क्या करेंगे हम? हाँ, वहाँ की सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, अभी तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है अनिका, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या नहीं। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर अपने कपड़े निकालकर वो भी अब सीधा ही बाथरूम की तरफ शावर लेने के लिए जाने लगता है। तो वहीं रोहित के जाने के बाद भी अनिका की नज़र बस अभी भी यहाँ पर इस टीवी स्क्रीन पर ही थी। यहाँ पर सारी की सारी न्यूज़ को देखने के बाद अब अनिका अपने मन में यही सोचती है कि आखिर इस मुसीबत का सामना वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली ही होती जा रही थी। इधर कुछ तो सॉल्यूशन अब हमें सोचना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही इसे रोका नहीं गया तो ये फिर इसी तरह से मनाली से बाहर फिर पूरे इंडिया में भी फैल जाएगा। अनिका अब यहाँ पर अपनी ही सोच में थी कि तभी अब तक रोहित भी शावर लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो जब यहाँ पर अनिका को देखता है तो वो अनिका से कहता है, क्या बात है अनिका, इतना सीरियस होकर देख रही हो? ये सुनते ही अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, देखिए ना सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो रखी है, क्या करेंगे हम? मुझे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता अनिका, लेकिन हाँ, एक बार इंस्पेक्टर अब्बास से बात कर लो। शायद इंस्पेक्टर अब्बास ही तुम्हें कुछ बता दें, क्योंकि इन खबरों पर भी हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ ये सही है मिस्टर मारवा, मैं कल मॉर्निंग में ही उन्हें फ़ोन लगाती हूँ और वहाँ की क्या सिचुएशन है वो सब पूछती हूँ और आखिर वो सब वहाँ पर हैंडल कैसे कर रहे हैं इसके बारे में भी, क्योंकि ये भी जानना सबसे ज़रूरी है वो लोग भी खुद इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो इसलिए उन्हें सब कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ही करना होगा। और ये कहते हुए ही अनिका भी यहाँ पर अपनी टीवी की स्क्रीन को ऑफ कर देती है। तो वहीं जैसे ही अनिका ने टीवी को ऑफ किया तो रोहित अनिका से कहता है, अच्छा अनिका, एक बात बताओ, तुम्हें अपनी नानी माँ के बारे में कुछ पता चला? जो पता चलाने के लिए तुम राजमहल में गई थी, तो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी रिसर्च? ये सुनते ही भी यहाँ पर अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, बहुत कुछ मैं अपनी नानी माँ के बारे में जान पाई हूँ। इवन सच कहूँ तो अपनी नानी माँ की तकलीफ का अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकती हूँ। सच में अपने समय में मेरी नानी माँ ने कितनी तकलीफें सही है। सच में काफ़ी टफ लेडी थी वो। शायद उनके जैसी शायद और कोई भी ना हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्यों धनंजय पापा ने आलिशा के मन में देवराज गुलेरिया के लिए इतनी नफरत भरी है, क्योंकि जब मुझे नानी माँ के बारे में सब कुछ जब मैंने नानी माँ के बारे में सब कुछ जाना तो मुझे सच में मुझे भी अब उस देवराज गुलेरिया के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अरे कैसा निर्दयी आदमी है वो। इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम सही कह रही हो अनिका।
क्योंकि सच में जब जब सच तक पहुंचते हैं, जब हमें सच का पता लगता है, तब ही हम किसी भी चीज़ का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। एनीवे चलो, जो अभी अगर तुम्हारी रिसर्च अगर तुम्हारा यहाँ पर ये सर्च अभियान पूरा हो गया हो तो चलो अभी सो जाते हैं। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर अनिका अब उसे घुर घुर कर देखने लगती है। तो वहीं रोहित ये कहते हुए ही अपने बेड की तरफ जाने लगता है। रोहित जैसे ही अपने बेड की तरफ बढ़ रहा था तभी अनिका अब यहाँ पर जल्दी से रोहित के हाथ को पकड़ लेती है। इधर अनिका ने जैसे ही रोहित का हाथ पकड़ा तो उसके हाथ के स्पर्श मात्र से ही जैसे रोहित पिघलने सा लगा था और रोहित अब पीछे मुड़कर अब अनिका को ही देखता है कि आखिर अब अनिका के मन में क्या चल रहा है। जब रोहित यहाँ पर पीछे मुड़कर अनिका को देखता है तो वो उसे देखता है कि अनिका तो रोहित को ही बड़े ही प्यार से देख रही थी और अब वो अपनी जगह पर खड़ी होकर अब अपने दोनों ही हाथों को अब अचानक से रोहित के गले में डाल देती है और कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आप कुछ ज्यादा नहीं बदल गए हैं। वैसे देखा जाए तो आप हमेशा ही कहते हैं कि आपकी वाइफ इतनी खूबसूरत है कि आप उसे बिना प्यार किए रह ही नहीं सकते हैं। तो अभी आपको मेरे ऊपर क्या सच में प्यार नहीं आ रहा है? क्या यहाँ पर मैं सिर्फ सोने के लिए ही आई थी? देखिए मिस्टर मारवा, अगर मुझे सच में सोना ही होता तो क्या मैं वहाँ पर कैलाश अधिकारी के वहाँ नहीं सो सकती थी जहाँ पर लतिका सो रही है? अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, वो क्या है ना कि तुम्हें मेरा रोमांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तुम ही सोचो, मैं जब भी कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ ना तो तुम मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर देती हो। अब मैंने सोच लिया है कि हम ऐसे ही ठीक हैं विदाउट रोमांस, क्योंकि मुझे तो बस तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफ़ी है। इसलिए चलो और अच्छी बच्ची की तरह जाकर सो जाओ, क्योंकि कल से फिर से काम पर लगना है। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका रोहित को अपनी आंखों को छोटी छोटी करते हुए देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा, मैं रिया नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों को अपनी कमर पर रखती है और कहती है, देखो आप भूल रहे हैं, मैं रिया नहीं उसकी मम्मा हूँ और साथ ही एक डॉक्टर भी हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे मत बताइए कि मुझे सो जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे अपनी नींद को पूरा करना अच्छी तरह से आता है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है अनिका कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम अपनी नींद को पूरा कर लेती हो, लेकिन वो क्या है ना अनिका, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। इसलिए देखो, मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नींद पूरी भी तो करनी है। सो गुड नाइट अनिका। और ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका के हाथ को अपने गले से हटाने ही वाला था कि तभी अब अनिका क्योंकि वो अब रोहित को ऐसे तो नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए अब वो रोहित की तरफ देखकर अब अचानक से कहती है, ओ माय गॉड मिस्टर मारवा, अब ये आपके बालों के साथ क्या हो गया? अभी अनिका ने ये यहाँ पर इतना सीरियस होकर कहा था। ये सुनते ही अब रोहित एकदम से घबरा जाता है और अब रोहित कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो अनिका तुम? हाँ क्या हुआ है मेरे बालों में? देखो अनिका, साफ साफ बताओ, क्या मेरे बालों में कुछ लगा है? अब यहाँ पर ये कहते हुए ही रोहित ने देखा कि अनिका अभी से कुछ भी नहीं कह रही थी, तो वो यहाँ पर अनिका के एक जवाब का बिना इंतजार किए ही अब यहाँ पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं। और वहीं रोहित का इधर इतना सा प्यारा सा और भोला सा चेहरा देखकर तो अब अनिका की अचानक से ही हंसी छूट जाती है। इधर अनिका को ऐसे हंसता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, क्या हुआ है अनिका, कुछ बोलोगी भी? बताओ ना क्या हुआ है मेरे बालों में? देखो मुझे टेंशन हो रही है मेरे बालों की, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ। इधर यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अब अपने सिर पर अब अनिका यहाँ पर अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, आपके सिर पर मैंने अभी तो सफ़ेद बाल देखे हैं। सच में मिस्टर मारवा, अब आप तो बूढ़े हो रहे हैं। यहाँ पर ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित को चिढ़ाने लगती है कि मेरी शादी तो बूढ़े से हो गई। तो वहीं रोहित अभी अनिका से अचानक से दूर होता है, क्योंकि रोहित हमेशा से ही अपनी बॉडी का बड़े अच्छे से ही ध्यान रखता था। वो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सीरियस भी था, इसलिए वो जल्दी से अब मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मिरर के सामने अब अपने बालों को चेक करने लगता है। और वो अपने बालों को चेक करते हुए कहता है, अनिका यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो मेरा कोई भी बाल सफ़ेद नज़र नहीं आ रहा।
तुमने कहाँ देखा है मेरा सफेद बाल, पहले ये बताओ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका और जोर जोर से हंसने लगती है, क्योंकि अब अनिका के लिए अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाना और भी मुश्किल था। तो वहीं रोहित ने जब ये देखा कि अनिका उसके ऊपर जोर जोर से हंस रही है, तो उसे ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अनिका बस उसे परेशान करने के लिए ये सब कह रही थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित के सिर पर कोई भी सफेद बाल नहीं है, इसलिए अब वो यहाँ पर अनिका से नाराज होकर बेड के पास जाकर लेट जाता है। इधर रोहित को इस तरह से फिर से नाराज होता हुआ देखकर उसकी इस हरकत पर अब अनिका भी अब रोहित के जल्दी से पास जाती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, बड़ी जल्दी रूठ गए। हाँ सच में आपको तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को मैंने चिढ़ाया हो। भला कोई बच्चे की तरह से रूठता है क्या। इधर ये कहते हुए अनिका रोहित के काफी करीब आ जाती है। तो वहीं रोहित जो कि अभी अनिका से रूठने का नाटक कर रहा था, उसे जैसे ही एहसास होता है कि अनिका उसके बहुत ही करीब है, तो वो भी अब जल्दी से अब उसके हाथ को पकड़कर अब अनिका को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे यहाँ पर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, आज अभी इसी वक्त रिया के पापा उसकी मम्मा को अपने प्यार का एहसास करवाएंगे। तुम्हें यही चाहिए था ना अनिका। हाँ। और इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका के गाल तो फिर से एप्पल की तरह लाल हो जाते हैं और इधर अनिका भी अब उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, इधर एक जोर का हक कर लेती है और इस तरह दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में ही पिघलने लगते हैं और वो अब एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास करवा रहे थे। इधर एक तरफ जहाँ अनिका और रोहित दोनों ही एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक लोकेशन पर सूर्या अब उन दोनों को लेकर वहां पर आ जाता है, क्योंकि उन दोनों के साथ यहाँ पर सरजी और यशपाल अग्रवाल दोनों आए थे। और जैसे ही वो तीनों वहां पर आ जाते हैं, तो अब यहाँ पर सूर्या कहता है, यहाँ पर हैं रानी अवंतिका के वो वफादार। सूर्य की ये बात सुनते ही राजेश्वर पीरामल और यशपाल अग्रवाल दोनों ही जब सामने की तरफ देखते हैं, तो उनके सामने यहाँ पर करीब 200 से ज्यादा लोग थे जिन्हें वहां पर टॉर्चर किया जा रहा था। ये देखकर तो राजेश्वर पीरामल कहते हैं, ये लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं, इन्हें मारा क्यों नहीं है। अरे ये तो अभी सारे के सारे ही जिंदा लग रहे हैं। अब उसकी इस बात पर अब सूर्या कहता है, इनके जिंदा होने की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद धनंजय पीरामल ही है। उसने हमें धमकी दी थी कि अगर रानी अवंतिका के एक भी वफादार को खरोच भी आए ना, तो वो हमारे काले साम्राज्य का अंत कर देंगे। और अगर मैं सच कहूँ तो वो ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही कोई भी बात नहीं कहते। तो बस उनकी इसी वजह से ही हमने आज तक इन लोगों को जिंदा रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारे साम्राज्य का अंत करे। और वैसे भी वो उन्हें ये करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके बारे में तो शायद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी देखना है कि धनंजय पीरामल अब अपने बेटे रोहित मारवा को कैसे बचाएगा। उसे कुछ ज्यादा ही यहाँ पर सिंह की दहाड़ करने का शौक है ना, तो मैं भी अब उस शेर की दहाड़ ही देखना चाहता हूँ। वैसे मेरे पास अब एक प्लान है, एक तरफ इन सभी को बांध कर रख दो और दूसरी तरफ रोहित मारवा को। अरे हम भी तो देखें कि धनंजय पीरामल आखिर किसे बचाता है, वो इन 200 लोगों को बचाएगा या फिर अपने बेटे को। मुझे भी ये देखने में बहुत ही मज़ा आएगा कि वो अपनी माँ के वफादारों को चुन पाएगा या रोहित को, क्योंकि ये उसके लिए भी एक काफ़ी टफ घड़ी होने वाली है। और एक बात, मेरी उस मुँह बोली बेटी को भी मेरे सामने लेकर आओ। आयशा कहाँ हो तुम, काफ़ी वक्त हो गया है तुमसे मिले। इधर ये सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर तुमने उस आयशा को अपना नाम क्यों दिया है। ये सुनते ही यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब एक तेज लुक अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल को देते हैं और अब वो उसे कहते हैं, अगर तुम मेरी प्लानिंग को समझ जाते तो तुम मेरी जगह पर होते, ना कि इस तरह से मेरे से ये सिली क्वेश्चन पूछ रहे होते। एक तो समझ में ही नहीं आता है कि वो मैजिकल केमिकल कहाँ पर है। ये सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, अगर तुम कहो तो हम सभी एक बार फिर से उस जगह पर जाकर चेक करें जहाँ पर हमने रानी साहिबा को मारा था।
क्योंकि देखो अगर हो सकता है कि उन्होंने वो केमिकल वहीं पर ही तो नहीं रखा। वैसे हम वहाँ पर कई बार चेक तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार और चेक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर राजेश्वर की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, क्या तुम सभी ने मिलकर उस वक्त अच्छी तरह से वहाँ पर चेक नहीं किया था? ये सुनते ही अब राजेश्वर पीरामल कहते हैं, यार वहाँ पर कोई तो था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से चेक करना चाहिए। वहाँ पर तब तो हमने अच्छे से चेक किया ही था। समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या आखिर में क्या क्या ढूंढूं। पहले वो V16 पावर ड्रग, फिर वो गोल्डन ड्रग, और अब वो मैजिकल केमिकल। और सच बात तो ये है, इन तीनों में से ही कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। राजेश्वर पीरामल की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, V16 पावर ड्रग के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन ये गोल्डन ड्रग क्या है, और ये शौर्य तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सुनते ही यहाँ पर शौर्य कहता है, गोल्डन ड्रग किसी अमृत से कम नहीं है अंकल। हमें अंदाजा भी नहीं है कि उसका क्या असर होता है। शौर्य की इस बात पर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, सालों पहले किंग ने अनाउंस किया था कि वो ऐसा ही कोई ड्रग बनाने वाले हैं। जिस वक्त खुद स्वाति मल्होत्रा ने V16 पावर ड्रग को बनाया था।